नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आज के इस ताज़ा अंक में हम भारत में कृषि जगत कैसा प्रदर्शन कर रहा है, किसानों की क्या स्थिति है, क्या किसानों की जो आय है पिछले 9 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त ये वादा किया था, या फिर जैसा कि पीएम मोदी बार बार विभिन्न मंचों से कहते रहे हैं कि फर्टिलाइज़र महंगा हो गया है और भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार का फोकस किसान बने हुए हैं। लेकिन कुछ आंकड़े ये भी सामने आए हैं जिसमें किसानों की जो आत्महत्याएं हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो पंजाब हो, यहाँ पर किसानों के जो सहानुभूति रखते हैं लोग या फिर उनके अधिकारों के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं, ये चिंता का कारण अभी भी बने हुए हैं। बड़ी तादाद में किसानों की आत्महत्या की खबरें अभी भी सुर्खियां बना रही है, जो कि एक बड़ा चिंता का कारण दिखता है। आज समझेंगे, बहुत ही जाने माने कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, देवेंद्र शर्मा। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है फिर से आपसे मुलाकात हो रही है इसी बहाने कि जान लें कि किसानों का क्या हाल चल रहा है देश में। 9 वर्ष हो गए हैं और इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछली सरकारों से ऐसा क्या किया है कि ये हम कहें कि किसानों का तो उत्थान हो रहा है या फिर किसानों का उत्थान नहीं हो रहा है? ये तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि पिछले 9 साल में क्या हुआ, या पिछले 5 साल में उससे क्या हुआ, या किसी के टेन्योर में क्या हुआ कि आज तक किसान जो है हमारा, उसको एक स्तर जो है उसका उभर कर बाहर आए, और हम चाहेंगे कि वो उस गरीबी के जो ट्रैप में है उससे बाहर निकले। ये तो हम भी ढूंढ रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि भी ऐसा नज़दीक आने वाले समय में ऐसा हो पाए। अब देखिए, ये कहना कि पिछले 9 साल में क्या हुआ, मैं स्पेसिफिक ये जो पीरियड है 9 साल का हो या 10 साल का हो, लेकिन एक बात, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो 2016 इसी पीरियड में आता है ना। 2016 में जब सरकार ने अनाउंस किया था कि हम 5 साल में किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे याद है नेहा जी की एक टेलीविज़न चैनल पर उस दिन, मुझे बजट के टाइम पर था ये, एक एनालिसिस में मुझे पूछा गया कि सर हम दुगनी तो कर देंगे किसान की आय, ये क्लेम किया जाता है, लेकिन अभी है आय कितनी है ये तो बताइए। हाँ जी, कहीं इसकी चर्चा नहीं होती। मैंने कहा अगर आप इकोनॉमिक सर्वे सरकार का देखें उसी साल का 2016 का, आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले पेश किया जाता है बजट के जी, तो उसमें सरकार ने खुद माना था कि भारत में 17 राज्यों में 17 स्टेट्स में, यानी आधा देश हो गया, आधे देश में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपये साल की है। यानी 20,000 रुपये साल की का मतलब ये हुआ कि 1700 रुपये से कम में एक किसान परिवार गुजारा करता है। और जब मैंने कहा आपको 1700 रुपये से कम में, इसका एक देखने का तरीका ये भी है कि अगर मैं पंजाब में हूँ तो मैं एक गाय नहीं पाल सकता 1700 रुपये में एक महीने में, और अगर आप शहर में रहती हैं या शहर में कहीं भी और भी जो लोग रहते हैं, वो एक कुत्ता नहीं पाल सकते 1700 रुपये में। आप कभी सोचिए कि 1700 रुपये में किसान परिवार कैसे जीवित रहता होगा। ये तो बात मैंने आपको बताई है 2016 की जी। 2019-20 में एक सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे सरकार का होता है, उसका डाटा पेश हुआ 2021 में जाके, और वो ये कहता है कि हाउस होल्ड की, यानी किसान के परिवार की जो औसतन आय है वो 10,000 रुपये है पूरे देश में। एवरेज जो महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये। 10,000 में से मनरेगा में काम भी कर रहे हैं कुछ फैमिली मेंबर, कुछ कोई और सरकारी नौकरी भी करते होंगे, मतलब सब मिला के मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो खेती से अगर आप देखें उनका जो आय बनती है सिर्फ खेती से, तो वो 27 रुपये प्रतिदिन। अब आप मुझे बताइए 27 रुपये प्रतिदिन, ये लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास है देश में। अब आप बताइए मुझे कि वो जो आप कह रहे थे कि दुगनी हुई आय किसान की, या किसान उस गंभीर संकट से बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है या कर रहा है, वो आपके सामने है। और यही एक बात समझनी है कि हम इस बात पे ना जाएं कि इस पीरियड में क्या हुआ, उस पीरियड में क्या हुआ। हमने पिछले 75 साल में, अब तो हम अमृतकाल में हैं, 75 साल में आज ये दशा है कि जैसे आपने खुद भी कहा अपने उसमें शुरुआत में कि तकरीबन 4 लाख किसान जो हैं, ऑफिशियली जो डाटा है उसमें आत्महत्या कर चुके हैं जी। 4 लाख, कभी हम सोच भी सकते हैं? ये उन्होंने तब आत्महत्या की जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया। आप उनका सोचिए जो कि जीवित हैं,
लेकिन एक तरह का वो भी उसी हालात में है जिस तरीके से जो चले गए उनके साथी। तो कहने का मतलब है कि आज एग्रीकल्चर की इतनी दुर्दशा है, और अगर एग्रीकल्चर निकल के आता है, उभरता है या इकोनॉमिकली वायबल होता है, तो मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे हर बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता तो खेती ही है। अगर खेती से रास्ता वो होके जाता है और हम अगर खेती का उठान नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है, तो प्रधानमंत्री के ही एक दावे और एक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपसे टटोलना चाहूँगी कि आखिर इस बात को आप किस तरह से आकलन करेंगे। अगर मैं सही हूँ तो 6,50,000 करोड़ खर्च कर रही है सरकार सालाना खेती की उन्नति के लिए। इसको कैसे तरक्की के रास्ते पे ले जाया जाए या फिर किसानों के कल्याण के लिए, इस आंकड़े के बारे में आपका आकलन। अब देखिए, इसको भी एक देखने का तरीका है। टोटल बजट हमारा 40 लाख करोड़ का है, तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए से अगर हम सिर्फ 6.5 लाख करोड़ ही खेती पे लगा रहे हैं, और जिसमें कि कम से कम आपकी 60% जनसंख्या जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बड़ा स्पष्ट एक पिक्चर मिल जाती है कि क्या कारण है कि एग्रीकल्चर का उठान नहीं हो पा रहा, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी थी, 13 दिन की आपको याद होगा सरकार बनी थी, तो एक एक्सरसाइज हुई थी। कुछ इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था और ये चर्चा की गई थी कि जो अब एनडीए की सरकार आई है, ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर आए कि भाई आगे उनको, जैसे कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ती है 5 साल के बाद हर सरकार, या तकरीबन देखा हमने बदल जाती हैं, वो ना बदला जाए, मतलब इतना उनका इकोनॉमिकली ढांचा कायम रहे या बनाया जाए। उस मीटिंग में मैं भी था, और उस मीटिंग में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैंने एक ही बात कही थी कि अगर आप वही फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते रहेंगे, तो आपका भी वही हाल होगा जो एंटी इनकम्बेंसी पहले भी पार्टियों को सहनी पड़ी है। आपको करना क्या चाहिए, 60 करोड़ जनता जो है, या 60% जनसंख्या, देश की जनसंख्या जो है, वो खेती से जुड़ी हुई है। मेरा कहना था कि अगर 60% खेती से जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं आप 60% बजट उस पॉपुलेशन को देते हैं। और ये बात कमेटी के चेयरमैन उसमें मिस्टर मुरली मनोहर जोशी थे। मुझे याद है कि 8-10 लोग थे। पहले मुझे भी उसमें एक रिएक्शन मिला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सारी इकॉनमी लड़खड़ा जाएगी, ये सब बातें कही गई। पर मेरा ये कहना था कि जो आदमी जितनी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उस पर उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और आपको, अगर आप उस दिन में उस दौरान में वापस जाती हैं, आप उसके रिपोर्ट्स उठा के देखिए कि उस समय सरकार ने कमिट किया था कि हम 50% बजट एग्रीकल्चर पे लाएंगे। ये अलग बात है कि वो नहीं आया, 5% भी नहीं लगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम उसी टाइम के लिए जाते हैं, उस टाइम पीरियड पे जाते हैं और उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या कारण है कि 40 लाख आपने कहा कि बजट है, 40 लाख करोड़ का जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा 6.5 लाख करोड़ का ही खर्चा हुआ है एग्रीकल्चर पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 60% पॉपुलेशन को आप, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप छोटे से उसमें बजट में आप सोचें कि साहब इसका जो है खेती का जो है स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक एक अपने जगह पे एनालिसिस करता है, हमारा रिज़र्व बैंक अपनी जगह पे करता है। रिज़र्व बैंक का अपना एक स्टडी कहती है, एक आंकलन कहता है कि सन 2011-12 और 2020 तक उनका एक आंकलन है, उसमें कहता है कि हमने सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में की है, वो दैट इज़ 0.4% ऑफ द जीडीपी। आप जीडीपी का 50%, 60% पॉपुलेशन खेती में है, और आप उसको मात्र 0.4% अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप कौन सा चमत्कार एक्सपेक्ट करते हो एग्रीकल्चर से हो जाएगा। वो मिरेकल हो ही नहीं सकता जिसकी हम आशा करते हैं या अपेक्षा करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री को तो आप देखें, 6% तो आपने उनको टैक्स कंसेशन ही दे दिए हैं ऑफ द जीडीपी का 0.4% इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए, और जीडीपी का 6% तो हम टैक्स कंसेशन ही दे देते हैं कॉर्पोरेट्स को। अब आप समझ गए, जब तक ये अनियमितताएं नहीं खत्म होंगी, आप एग्रीकल्चर का उत्थान नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं सरकार की जो दलील होती है कि ये जब हमें अपनी इकॉनमी को जो है वर्ल्ड लेवल पर आगे लेकर जाना है, अभी हम नंबर
पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तीसरी का हमारे पास उद्देश्य है। तो इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना है इंडिया में लाने के लिए, या फिर ग्लोबली इंडिया का फाइनेंशियली अच्छा प्रदर्शन हो सके, इसके लिए इस मॉडल में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है। इस मॉडल के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है, क्योंकि मॉडल पर अक्सर मैं देखता हूँ हमारे मीडिया में इतनी पकड़ कह लीजिए या समझ कह लीजिए, तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दुनिया में एक चर्चा हो रही है, दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ये अब इट इज़ लॉस्ट स्ट्रीम, इट इज़ आउटडेटेड नाउ। और अब हमारे देश के या दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब हमें वो पुरानी सोच, आउटडेटेड इकोनॉमिक सोच से हम 21st सेंचुरी में नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये जो इकोनॉमिक जीडीपी का ग्रोथ मॉडल है, ये इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई आपने कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, ये कॉरपोरेट के सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि भाई आम जनता का इसमें गुजारा हुआ या बेनिफिट हुआ या इनका कितना ग्रोथ हुई है। तो उसको देखने के लिए अब हमें उस प्रतिबिंब को बदलना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अब एक टाइम आ गया है क्लाइमेट चेंज के उसमें टाइम पर, जब क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस हो गया, अब तो हम क्लाइमेट इमरजेंसी में हैं, ये हम मानते हैं। अगर हम क्लाइमेट इमरजेंसी में पहुंचे हैं तो उसका कारण जीडीपी है। अगर जीडीपी बढ़ता है, चेज़ जैसे हम करते हैं कि हायर जीडीपी हायर जीडीपी हायर जीडीपी, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि ये जीडीपी किसके फ़ायदे के लिए है? चंद घरानों के लिए, यस, लेकिन जो बाकी जो जनता रह गई है उसका तो जो उसका ऊपर जो कम्युनिटी का कंट्रोल होना चाहिए था या रिसोर्सेज जिनके लिए थे वो तो चले गए। दूसरी बात है कि सारा मॉडल इस तरीके का है कि गरीबों से इनकम हम निकालते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि एक्चुअली वी सक वेल्थ फ्रॉम द बॉटम एंड टेक इट टू द टॉप। कहा यह जाता है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी काम करेगी। जो वर्ल्ड बैंक मैंने आपसे पहले कहा वो ये सोचती है या बताती है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, अमीर को ज़्यादा दोगे तो वो ड्राइवर रखेगा, कुक रखेगा और उससे नीचे जाएगा जो रिसोर्सेज हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन साहब ने भी पब्लिकली एक अनाउंसमेंट की है कि ट्रिकल डाउन हैज़ फेल्ड। उनका कहना है कि अब अमेरिका जो है मिडिल और लोअर उस पे जोर देगा, ना कि टॉप पे। ट्रिकल डाउन तो टॉप से होना था। अब ये माना जा रहा है, अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने हर जगह कहा है हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कम से कम दुनिया से 10 साल पीछे चल रहे हैं। अभी ये हम वही गलती करेंगे जो दुनिया ने की है, फिर जाके हम समझेंगे कि अरे हमें तो अपना मॉडल जो है सो करेक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं हम अपने आप को आज जो दुनिया में हो रहा है उसके अनुकूल हम भी अपनी नीतियाँ अपनाएं, अपनी पॉलिसीज़ को अपनाएं। और मेरा ये मानना है कि दुनिया ने एग्रीकल्चर को ख़त्म किया है, क्योंकि इकोनॉमिक डिज़ाइन कहता है कि जब तक एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा रहेंगे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। मेरा मानना है कि वो गलत इकोनॉमिक सोच थी, वो 20th सेंचुरी की इकोनॉमिक सोच थी। अब ये करने की ज़रूरत है कि हमें एग्रीकल्चर को ही सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना है। मनमोहन सिंह के टाइम पर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो उन्होंने इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया था। मेरा मानना है कि एक गलती उस समय हुई थी हमसे। हमने कट एंड पेस्ट किया दुनिया से और हमने कहा कि ये तरीका होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि यस आप इंडस्ट्री को रखते, लेकिन साथ में इंडिया की कंडीशंस को देखते हुए आप एग्रीकल्चर को सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाते। अब देखिए ना, 60% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में है और आप उसको इग्नोर करते हैं, उसको आप सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक फ्लॉ था हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास। इस मॉडल को जिसे दुनिया अब नकार रही है, लेकिन मनमोहन सिंह की गलती का आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि ये गलती पहचान ना पाने के साथ साथ इस गलती को और इन्हांस कर दे, इस गलती का जो दायरा है वो और बढ़ा दिया गया है। और मैं समझ सकती हूँ कि जब ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी तो उसके बैकग्राउंड में या फिर उसके बैकड्रॉप में क्या रहा होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो गलती जो हमारे से हुई है एज ए आई वुड से स्टेट पॉलिसी, मुझे लगता है कि वो गलती जो है हम उसको कहते हैं ना, मोर ऑफ द सेम हर साल हम करते जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम खेती से लोगों को कैसे निकालें। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब हमारे पूर्व गवर्नर जो थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बड़ा रिफॉर्म भारत में तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकाल कर शहर में लेके आएंगे, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की ज़रूरत है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी इकोनॉमिक डिज़ाइन का हिस्सा है जो कि हमने इतने सालों से देखा, जो अब आउटडेटेड हो चुका है। अमेरिका में जब रिचर्ड निक्सन के टाइम पर एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे अर्ल बुट्स, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट।
उस ज़माने की बात है जब उन्होंने कहा गेट बिग और गेट आउट। उस समय जो अमेरिका की पॉपुलेशन थी उसका 15% लोग खेती में होते थे। और आज देखिए, आज वो गेट बिग और गेट आउट का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है अमेरिका में, कि आज अमेरिका में मात्र 1.5% पॉपुलेशन खेती में रह गई है और फिर भी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। अभी भी वो सब्सिडी के ऊपर ही जीते हैं अमेरिकन। तकरीबन एवरेज अगर देखें तो हमारा एक सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ इंडिया में है, उनकी स्टडीज़ बताती हैं नेहा जी कि 79 लाख रुपीज़ हर साल का उनको एक सपोर्ट मिलती है, डोमेस्टिक सपोर्ट मिलती है किसानों को पर फार्मर। इतनी बड़ी सपोर्ट मिलती है, तभी वो जो उनका मॉडल है वो आज, या खेती में जो रह गए हैं वो आज कम से कम वहाँ टिके हुए हैं। भारत में भी हमारे ये प्रयास हो रहा है कि हम लोगों को खेती से निकालें। ये अनरिटन हमारा रूल है कि हम खेती से निकाल कर इनको शहरों में लेके आएँ, यानी वी वांट टू सेक्रीफाइस एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये वही गलती जो अमेरिका ने की, यूरोप ने की, या हमें समझ आता है क्योंकि हमने जो इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा है उसमें हमें ये पढ़ाया गया है, हमारी ड्रिलिंग कर दी गई है, हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है। अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में कर दूँ, हम ये मान के चलते हैं कि भाई जब तक हम खेती से लोगों को निकाल कर शहर में नहीं लाएंगे तो विकास नहीं होगा। मेरा मानना है कि ये आउटडेटेड है, ये स्टूपिड सोच थी। अब हमें उससे निकलना है। अब हमें ये देखना है कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर कि 60 करोड़ लोग अभी भी खेती से जुड़े हैं, उन 60 करोड़ का व्यवसाय जो है इकोनॉमिकली वायबल कैसे बने, उनके हाथ में अधिक पैसा कैसे आए। देखिए, अगर अधिक पैसा किसान के हाथ में आएगा, मैंने आपसे कहा था अगर 20,000 रुपये साल की किसान की इनकम है तो हम क्या मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करिएगा उन्हीं 20,000 जिनके पास इनकम होती है साल की, उनके पास अगर 1 लाख रुपये आ जाता है साल का, मतलब क्योंकि हमने जानबूझकर प्राइसेस दबाए हुए हैं, जब हम उनको खुला करेंगे तो वो प्राइसेस बढ़ेंगे ना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगी जब जो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। और मेरा मानना है कि जो बूस्टर डोज की हम बात करते हैं ना, कि 7वां वेतन आयोग था, उससे बूस्टर डोज होगा, अभी 8वां वेतन आयोग की बात होनी शुरू हो जाएगी। वो तो 3-4% पॉपुलेशन को ही मिलता है ना 7वां वेतन आयोग। लेकिन आप ये सोचिए, जब आपके 50-60% पॉपुलेशन के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो बूस्टर डोज नहीं, वो रॉकेट डोज हो जाएगी। ये हमारे इकोनॉमिस्ट को क्यों नहीं समझ आता? इसलिए नहीं समझ आता कि इकोनॉमिक्स 101 में लिखा हुआ है कि साहब आपको जो पैटर्न फॉलो करना है वो लोगों को खेती से निकाल कर शहर में लाना है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट ये सोच ही नहीं सकते कि हम एग्रीकल्चर को किस तरीके से वायबल बनाएं। यही एक दुर्भाग्य है कि हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं। आज कृषि जगत का एक बड़ा चैलेंज जो है, जैसा कि आपने कहा कि हम अगर पर्यावरण के लिहाज से देखें तो इमरजेंसी के समय में प्रवेश कर चुके हैं। और क्लाइमेट इमरजेंसी, बिल्कुल क्लाइमेट इमरजेंसी, अल नीनो का अभी इसे लेकर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उन्होंने भी एक चिंता जाहिर की थी कि महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं, स्थिति और ख़राब हो जाएगी इस साल? देखिए, जहाँ तक क्लाइमेट की बात है, अगर हम उसको उससे पहले थोड़ा सा इनका जो अपना, जैसे आपने कहा ना कि एनवायरमेंटल क्राइसिस है, उसको भी समझने के पहले प्रयास करें। देखिए, जो इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम हम लेके जा रहे हैं, वो इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम मतलब यह है, जैसे पंजाब में कहा जाता था दब के बाद रज के खा। वो गलत सोच थी, वो आउटडेटेड सोच थी। उसका मतलब ये था कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे एग्रीकल्चर में उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं हुआ। पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में 11 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है गेहूं और धान की हर साल। ये टॉप पे, दुनिया में अगर 5-6 कंट्री टॉप पे हैं तो उसमें पंजाब भी आता है। और लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब हैज़ बिकम ए हॉट बेड ऑफ फार्मर सुसाइड। आप जानते हैं कि 2000 और 2015 के बीच में तीन यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं पब्लिक सेक्टर में पंजाब की, उनकी हाउस टू हाउस सर्वे कहता है कि तकरीबन 16,600 किसानों ने आत्महत्या की थी 15 साल में, किसान और किसान मजदूरों ने। तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम अगर बढ़ती है, जो हम सोचते हैं कि दबके बा, उससे भी किसानों की आप जो संकट है वो आपके सामने है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, हम ग्लोबली देखें, ग्लोबली इंटेंसिव एग्रीकल्चर ने ही सारा ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी की आप बात कर रही थी उससे बहुत क्लोज रिलेशन है इसका। क्यों? नेचर एक दुनिया की जानी मानी पत्रिका है और नेचर मैगज़ीन ये कहती है कि ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, आप जानते हैं जो गैसेस निकलती हैं, वो 34% एग्रीकल्चर से आता है। और वो 34% एग्रीकल्चर यानी 1/3 ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कि क्लाइमेट चेंज को बदलाव में उनका रोल है, वो जो 1/3 एग्रीकल्चर से आता है। तो उनका कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर से मतलब या तो हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, नॉन केमिकल की तरफ जाएं। दूसरा है कि भाई उन फार्मर्स को ही निकाल दीजिए। टुडे एक नई स्टेज में हम आ गए हैं दुनिया में। वी आर नाउ हैविंग और विटनेसिंग ए वॉर अगेंस्ट फार्मर्स। क्लाइमेट चेंज के नाम पर हमने हॉलैंड में क्या किया? हॉलैंड में 11,000 खेत हैं, वहाँ पर
हमने 3000 किसानों को, उनकी सरकार ने 3000 किसानों को नोटिस दे दिया कि आप खेती से बाहर निकलो। और वो इसलिए क्योंकि आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हो। ये भी बोला गया कि गाय जो हैं, बहुत सारी गाय रखी जाती हैं, अब 2 या 3 गाय से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। उसमें वहाँ के लोग इतने दुखी थे किसान कि उन्होंने इलेक्शन हुआ पीछे प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें वो जीत के आए। उन्होंने ये किया कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना झंडा भी उन्होंने उल्टा टांगा। गांव-गांव में ये हुआ। ये तो मैंने आपको बताया हॉलैंड का। इंग्लैंड में भी 5000 किसान जो हैं उनको बोल दिया गया कि आप बाहर निकलो। न्यूजीलैंड में क्योंकि गाय से गैसेस ज़्यादा निकलती हैं तो उन्होंने गाय पे टैक्स लगाने की बात की है। वहाँ भी किसान कह रहे हैं कि हम अब खेती छोड़ रहे हैं। दुनिया में अब ये सारा एक प्रचलन चल पड़ा है और ये भी हमें समझना है कि जिस क्लाइमेट इमरजेंसी की आप और मैं बात कर रहे थे, हम ये तो नहीं कर रहे थे कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया जाए, लेकिन एग्रीकल्चर को ही एक रास्ता बनाया गया है अब दोबारा। इंडस्ट्री को कोई नहीं करा। इंडस्ट्री की जितनी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, ये हम सब आंकड़ा जानते हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सॉफ्ट टारगेट है ना, तो उस पर फोकस हो रहा है। मेरा मानना है कि ये आस्ते आस्ते भारत पे भी आएगा और हम देखेंगे कि हमारे देश में भी इस तरह की, अब जैसे पहले भी प्रयास था कि हम गांव से लोगों को निकाल कर शहर में लाएं, अब थोड़ा और भी वो तेज़ी से किया जाएगा ताकि जो ग्लोबल एक सोच है उसकी हम जब एडॉप्शन कर लेते हैं अपने देश में तो हम उसी पॉलिसीज़ को आगे लेके चलते हैं। जी, बड़ी बातें कही आपने कि सॉफ्ट टारगेट जो किसान हैं वो बने हुए हैं, लेकिन भारत की जब मैं भौगोलिक परिस्थितियाँ देखती हूँ तो ये यूरोपीय देशों से भिन्न है, अमेरिका से भी भिन्न है। ऐसे में भारत अपने रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करता आया है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैंने मान लिया, पर मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि भाई सिचुएशन भिन्न है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, लेकिन जब हमारे पे पॉलिसीज थोपी जाती हैं, जब वॉशिंगटन कंसेंसस आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का जब लाया जा रहा था दुनिया में, तब हमें किसी ने नहीं कहा कि सब अमेरिका की कंडीशन, यूरोप की कंडीशन और भारत की कंडीशन डिफरेंट है। तब हमें बोला जाता है कि सब यही मॉडल है जिसके अंदर आपको आना है। ठीक है, हमने किया। अब हम अमेरिका के ही एक इकोनॉमिस्ट साहब जो आप बता रहे थे, उन्होंने अब क्या लिखा है अपने उसमें, वो और जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि साहब अब जो हो रहा है कि हम उसको छोड़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो हम अमेरिका में तो ठीक है, वो कह रहे हैं यह हमारी मजबूरी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए कि वो उसको ना छोड़ें क्योंकि आपके कंडीशन डिफरेंट है। अब देखिए, आपके कंडीशन डिफरेंट है, अब याद आया उनको जब हम भी छोड़ना चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को। जब इम्पोज कर रहे थे तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि साहब ये आपकी पॉलिसीज़ डिफरेंट है। मुझे लगता है कि हमारे देश में भी ये समझना पड़ेगा हमको कि जब हमारे पे पॉलिसीज़ थोपी जाती हैं या लादी जाती हैं तब तो हम सभी मानते हैं कि साहब इसके अलावा चारा नहीं है, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि करेक्शन करिए तब उनको ख़तरा हो जाता है उन्हीं फोर्सेस को कि भाई ये गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये प्रोग्राम यहाँ भी ख़त्म हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ख़त्म हो गया, तो फिर आप जानते ही हैं वो जो प्रोसेस था, जो चला था, उसका पतन हो जाएगा। तो मैंने हर जगह कहा है, राइट विंग इकोनॉमिक्स को राइट विंग पॉलिटिक्स चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं राइट विंग जो दुनिया भर में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट विंग इकोनॉमिक्स चाहती है कि भाई दुनिया बदले ना, अभी हमें जो करना है, एक्सप्लॉइट करना है, वो मौका मिलता रहे। तो एक राइट विंग में जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और आप देख रहे हैं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका हो, यूरोप हो, ग्रीस हो, टर्की हो, कुछ भी हो, मतलब आप जानते हैं कंट्रीज़ जो हैं, ये सब हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि ग्लोबली जो बड़ा सोच है वो किस तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि उसमें आधे समाधान तो हमें तभी मिल जाते हैं अगर हम अपने आप को करेक्ट करके अपने देश की कंडीशन जैसे आप कह रहे थे उसके हिसाब से चलें। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वाई डू वी हैव टू फॉलो अमेरिका, जिनके 1.5% लोग खेती में रह गए हैं। हम क्यों नहीं प्राउड फील करते कि हमारे 50% खेती में है और इन्हीं को हम बिल्डअप करेंगे, नया जो पावर हाउस है एग्रीकल्चर को बनाएंगे हम। ये क्यों नहीं कर सकते हम? आपके साथ एक बातचीत हो रही थी, तब आप ही ने जिक्र किया था कि कर्नाटक के किसानों ने अपने कर्जे की जो स्थिति है इससे उबरने के लिए एक उपाय ढूंढा और वो अपनी उपज लेकर बैंक के पास पहुंच गए कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, ये उपज ही है। और आपने कहा आप काफ़ी प्रभावित हुए थे उन किसानों के इस उपाय से। मुझे लगता है नेहा जी, इसमें बहुत बड़ा देश का एक क्राइसिस का सलूशन है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक किसान को आय मिले तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी अधिकार बने, ये तो किसान भी कह रहे हैं और हम भी कई दिनों से कहते आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो कर्जा, आपने सुसाइड की पहले बात की थी, वो कर्जे के नीचे दबा हुआ किसान तो वो सुसाइड करता है और पहले एक बैंक से कर्जा लेता है, फिर दूसरे बैंक से लेता है, फिर तीसरे बैंक से लेता है ताकि एक का कर्जा चुकाता रहे। अल्टीमेटली हमने देखा है कि वो कर्जे के बोझ के नीचे आत्महत्या करता है।
कर्नाटक के किसानों ने जो रास्ता दिखाया, मेरा मानना है कि वो एक किसानों को कर्जा मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए वो बहुत बड़ा एक उन्होंने अपना एक रोड मैप लेआउट कर दिया है। किसान मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सब हमने 3-4 किसानों को हमारे ताल्लुक़ में नोटिस आए, जैसे हर जगह आते हैं कि भाई आपका ड्यू है इतना, और अगर आप ड्यू नहीं कर देंगे तो हम आपके रिकवरी प्रोसेस चालू करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कभी वो ट्रैक्टर ले जाते हैं उठा के, कभी घर के और इम्प्लीमेंट्स ले जाएंगे, फिर वो ज़मीन कुर्की भी करते हैं, अल्टीमेटली किसान जेल में भी होते हैं। अभी देखिए ना कि राजस्थान में पिछले 4 साल में 19,000 किसानों को कुर्की का नोटिस आया है, 19,000 किसानों का। तो इसका मतलब साफ है कि कितना ये गंभीर संकट है खेती के सामने, कर्जे से निकलने के लिए उन्होंने जो रास्ता निकाला मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, जब हमारे पास नोटिस आया तो हमने अपनी सोच से स्वामीनाथन जो रिकमेंडेशन है, फार्मूला है C2+50 का, उसके हिसाब से हमने उसकी अपने प्रोड्यूस की MSP तय कर ली, वर्कआउट कर ली। वो लेके हमने देखा कि मेरे पास अगर 1,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट ड्यू है या किसी के पास 2,000 की है, जो भी है उतने का हम प्रोड्यूस लेके बैंक के पास पहुंच गए। हमने बैंक को कहा जी हमने क्रॉप लोन लिया था, क्रॉप हमने पैदा कर दी, लेकिन हमारा माल तो बिका नहीं, ना हमें प्राइस मिला, तो हम आपको ये प्रोड्यूस जो हमारा है ये हम आपको वापस करने आए हैं, ये इसको आप कबूल करिए, क्योंकि ट्रैक्टर ले जाना, जेल में डालना, ये सब बातें गलत हैं, हमारा प्रोड्यूस हम आपको देने को तैयार है। बैंक भी बेचारे घबरा गए कि ये क्या हुआ, तो 4 बैंकों के पास गए। वो 4 बैंकों ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ये किसान आए थे। अब वो कर कुछ नहीं सकते थे, पर लेकिन ये मैसेज चला गया उनके पास, और ये 2 साल किया उन्होंने। उनका ये कहना था, और मैं भी समझता हूँ, कि अगर सारे देश में ये सिस्टम शुरू हो जाए कि बैंक, देखिए ना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कि बैंक जो है इंस्टेड ऑफ ज़मीन एक्वायर करने के या ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के, आप उनका प्रोड्यूस लीजिए। फसल उन्होंने पैदा की है, उसी के लिए लोन लिया था, फसल पैदा की है, फसल वो आपको दे रहे हैं, तो बैंक को दिक्कत क्या है? अब आप सवाल पूछेंगे जी कि वो करेगा क्या बैंक उससे? बैंक वही करेगा जो ज़मीन से करेगा। जब ज़मीन आप कुर्की करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसका ऑक्शन करते हैं ना, तो वो तो आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप जो भी प्रोसेस को लाके उसको ऑक्शन करते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर करिए, आप एक अपना स्टोर हाउस बना लीजिए, प्रोड्यूस रखिए। अगर आपको मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए ना, आप रिलायंस फ्रेश के साथ, मदर डेयरी के साथ, और ये जितनी भी रिटेल हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल है, इनके साथ अपना टाई अप करिए, ये आपका माल बेचेंगे। तो किसान की जो कर्जा वाली सिचुएशन है उससे वो बाहर निकलेगा, और आपका इकोनॉमिकल वायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि बैंक भी तो बेच रहा है, तो बैंक को भी तो गेन हो रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अब वो जो पुराना एक बैंकिंग का नॉर्म्स था उसको बदलने का समय आ गया है। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कर्नाटका के किसानों से, और मैं चाहूँगा कि सारे देश में अगर ये लागू हम कर पाते हैं, किसानों का जोर रहे, बैंकों को समझ आए कि हमें ये रास्ते पर चलना है, तो बहुत बड़ा समाधान। जो आप कह रही थी ना कि वो इनकम कैसे बढ़ेगी, कर्जे से बाहर निकल गया किसान तो बाकी सब वो कर लेगा। यही आपकी बातों से मुझे ये भी ध्यान में आया कि कुछ डिफ़ॉल्टर्स जो हैं, जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं इंडियन बैंक्स के, उनके भी रीसेटलमेंट की कुछ बातें हुई हैं, कुछ नॉर्म्स बदलने की बात खुद RBI ने करी थी। अब देखिए ना, ये इंटरेस्टिंग बात आप कह रही हैं। देखिए जहाँ आप कह रहे हैं, देखिए पिछले 10 सालों में भारत में 13 लाख करोड़ रुपए जो कॉरपोरेट का बैड लोन है उसको माफ़ किया गया है। 13 लाख करोड़ रुपया अगर ये किसानों को दे दिया गया होता तो आज एग्रीकल्चर की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए होते। एक बात। दूसरी बात देखिए, कुछ एक विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं, जिसमें क्रुक्स भी होते हैं, फ्रॉडस्टर्स भी होते हैं, कुछ तो आप जानते हैं देश में भाग गए पैसा लेकर। उनका देखिए रिजर्व बैंक अब क्या करता है कि एक नोटिस भेज रहा है, सर्कुलर भेजा उसने बैंकों को कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं कि जो हमारे ये ऐसे काम करेंगे, क्रुक्स हों या फ्रॉडस्टर्स हों, फ्रॉड को रोकने के लिए हम पूरा एक्शन लेंगे, और रिजर्व बैंक उल्टा कर रहा है कि वो उनको कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए, सॉफ्ट ग्लव्स के साथ उनको ट्रीट करिए। जब आप किसान को 19,000 किसानों को राजस्थान में एक नोटिस दे रहे हैं कुर्की का, तो आप इनको कैसे छोड़ रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। और कितने हैं, 16,064 जो हैं ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं जो पिछले दिसंबर तक, और उनका तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो देखिए बैंक से राइट ऑफ करेंगे, फिर उनको लोन देंगे 1 साल बाद। जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं उनको 1 साल बाद फिर लोन दिया जाएगा। तो किसान ने क्या गलती की है कि उसको हम लोन नहीं देना चाहते? ये मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी अगर दुनिया में बढ़ रही है तो बैंकिंग सिस्टम का भी बड़ा उसमें हाथ है। आपने जिनको पकड़ना चाहिए था, जिनके ऊपर सज़ा होनी चाहिए थी, उनको तो आपने छोड़ दिया, उनके हाथ में पैसे भी दे दिए। अब ये देखिए ना, एक वो होता है इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स के अंदर आप देखें उसमें हेयर कट होता है। हेयर कट मतलब कितना आपने उसको छोड़ दिया है, 97% हेयर कट, यानी वो 3% में ही अपना जो सारा जो उसका घाटा था या लॉस था वो उसमें 3% में बेच के चला जाता है।
आप बताइए किसान को क्यों नहीं ऐसा होता? तो इसका मतलब है कि मैंने जैसे हर जगह कहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम को भी इग्नोर मत करिए। जो इनइक्वालिटी दुनिया में बढ़ी है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, यू सक इनकम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, उसमें बैंक का भी रोल है, क्योंकि जो अमीर हैं आपने उसको और अमीर करने के लिए पैसा दे दिया, हाँ जी, और अपने पैसे जमा करने के लिए, और गरीब के हाथ में जो बचा था वो भी आपने बाहर निकाल लिया या उसको ऐसे हवाले कर दिया कि वो मार्जिनलाइज हो गया और भी ज़्यादा। तो ये गलत है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है इस चीज़ को बढ़ावा देता है। और यही हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है नेहा जी, कि आप अगर इकोनॉमिक ढांचे को भी समझती हैं अगर, तो दुनिया में भी ऐसे हो रहा है। अब देखिए कि पिछले 2009 के बाद जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, ग्लोबली हमने तकरीबन $25 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, हाँ जी, $25 ट्रिलियन जो हैं वो हमने सरप्लस पैदा किए हैं, यानी सरप्लस प्रिंटिंग की है उसकी। वो जो $25 ट्रिलियन है वो किसके पास गए? इन द नेम ऑफ, इसको कहा जाता है, इसका एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने क्रिएट की है, और टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो आम आदमी को नहीं समझ आती, हाँ जी। उस टर्मिनोलॉजी में उन्होंने ये पैसा क्रिएट किया है, और वो जो है वो रिच के पॉकेट में जाता है। तो रिच आर बिकमिंग रिचर, और वो $25 ट्रिलियन में सिर्फ दुनिया की गरीबी ही नहीं, सारा खेती का संकट भी दुनिया का समाप्त हो जाए अगर वो पैसा लोगों के पास गया होता। लेकिन वहाँ नहीं गया, वो गया कॉर्पोरेट के पास। उसका कारण एक और है, क्योंकि हम लोग जो हैं पढ़े लिखे वो ज़्यादा उस पर ध्यान देते नहीं। हमें सिवाय अपनी पे और इमोलमेंट्स के अलावा हमें ज़्यादा फिक्र नहीं होता कि नेशन की इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी कैसे चल रही है। अगर हम थोड़ा सा भी ख्याल उस तरफ करना शुरू कर दें, मेरा दावा है कि ये इकोनॉमिक जो ढांचा है उसमें जो करेक्शन होने की ज़रूरत है, कॉमा फुल स्टॉप हटाने की ज़रूरत है, वो हट सकती है। बहुत ही शानदार बातें और बहुत ही जानकारी से भरी ये बातें हैं। ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूँगी कि एक दौर आया इन 9 सालों में कोरोना काल का, और खेती ने, इंडियन एग्रीकल्चर ने ये साबित किया कि इंडियन इकोनॉमी को कोई सस्टेन कर सकता है तो खेती है, बहुत ही पावरफुल सेक्टर है। इसके बावजूद हमने सबक नहीं लिया, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट का मैंने पहले भी जिक्र किया था, अमीरी और गरीबी की खाई जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा गई। ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा होना चाहिए चुनावों का, लेकिन इसके बावजूद बात शुरू भी नहीं हुई अभी तक। अभी बहुत सारे अन्य मुद्दों की बात शुरू हो गई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो कि गैर ज़रूरी है इस मुद्दे में शामिल करना। ये मुद्दा चुनावी होना चाहिए। मैं आपसे साथ बिल्कुल सहमत हूँ, और ये दुख होता है कि भाई ये मुद्दे क्यों उस लेवल पे नहीं आते जहाँ देश को बैठ के बात करनी चाहिए। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब ये कोरोना काल हुआ था तो उस समय सारी जब इकॉनमी श्रिंक कर गई थी, हाँ जी, 24% कहा जाता है इकॉनमी श्रिंक कर गई थी, सिर्फ एग्रीकल्चर वाज द ब्राइट स्पॉट। तो मैं गलत नहीं था जब मैंने आपसे कहा था कि जब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ये उस समय हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर वाज द ब्राइटेस्ट स्पॉट जब कोरोना आया था। तो अगर हमने उस समय एग्रीकल्चर पे फोकस किया होता तो आप सोचिए कि इस समय हमारी इकॉनमी कहाँ पर होनी थी, एग्रीकल्चर का उसमें कितना बड़ा योगदान होना था। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि वो कहीं ना कहीं हमने इग्नोर किया, या हमने अपनी गलती तो हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि सब दुनिया का यही रास्ता था, वो उसके सोच हमारी आगे बढ़ भी नहीं सकती। दूसरी बात है जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पेंडेमिक के पीरियड में कॉरपोरेट्स ने दुनिया में एक मैसेज दिया कि सब सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई हैं, तो उसके करके जो है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, अब तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी मान लिया है, IMF ने भी मान लिया है। उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी है ये एक्चुअली ग्रीड इन्फ्लेशन है, ये लालच वाली इन्फ्लेशन है। और उन्होंने वर्कआउट किया कि 50% जो इन्फ्लेशन बढ़ी है दुनिया में, और यूरोप की बात कर रहे थे स्पेशली, वो कॉरपोरेट ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए की है। नाम दे दिया कि साहब ये सप्लाई चेन डिसरप्शन थी, तो इसलिए आपके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन है, ये कहा उन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पे बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत आग्रह भी किया। उनका ये कहना है कि कोई कारण नहीं है, अगर आप वहाँ की एक लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का वो नाम एग्जांपल देते हैं हर जगह पे, 4 बड़ी कंपनियाँ हैं जो 85% लाइफ स्टॉक हैंडल करती हैं अमेरिका में। किसानों की इनकम कम हुई और लाइफ स्टॉक की जो कंपनियों के प्रॉफिट्स है वो बढ़ गए, जूम कर गए। तो वो कहते हैं राष्ट्रपति, इट इज़ प्रेडेटरी प्राइसिंग। ये हमें समझना है, हमारे देश में नहीं कहा जाता। हमारे देश में ये हम कभी कहेंगे तो हमें लगता है कि शायद हम एंटी नेशनल हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि क्या कारण है कि वो समझते हैं इस बात को, हम लोग कतराते हैं इस बात को। हमारे देश में भी वही सिस्टम
फॉलो कर रहा है, और वही एक रीज़न है कि भाई अमीर जो है वो अमीर बढ़ता जा रहा है। और जो आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात की थी, बिल्कुल ठीक कहा ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने, और उसके ऊपर वो आज से नहीं कई सालों से ये बोलते आए हैं। मुझे याद है एक बार उन्होंने, मेरे ख्याल से 2009 या 2010 की बात होगी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि इस साल जितना अमीर लोगों ने, सुपर रिच जो हैं, उन्होंने कमाया है जो इस साल, वो जो है दुनिया से 4 बार हम गरीबी मिटा सकते हैं उस पैसे से। मैंने एक ट्वीट राष्ट्रपति ओबामा को लिखा, मुझे मालूम था कि मुझे जवाब नहीं आएगा। मैंने उनको लिखा कि जब आप इतने ट्रिलियन डॉलर छाप सकते हो, जैसे मैंने कहा सरप्लस मनी, तो आप ये 100 बिलियन डॉलर और छाप दो। सिर्फ 100 बिलियन डॉलर हमें गरीबी मिटाने के लिए चाहिए दुनिया की। वो 100 बिलियन डॉलर नहीं है, लेकिन आपके पास 25 ट्रिलियन डॉलर हैं। 25 ट्रिलियन डॉलर जो आपने अमीरों के हाथ में दे दिए बाय वे ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, फेडरल, आपने वो जो बॉन्ड्स क्रिएट किए उसके माध्यम से आपने दिए। इसका मतलब साफ है कि जहाँ पर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने को आप तैयार नहीं। अभी भी मैं देखता हूँ जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो 100 बिलियन डॉलर है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए, जो नेगोशिएशन में चल रहा है। तो क्या 100 बिलियन डॉलर अमेरिका, यूरोप, ये सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये नहीं छाप सकते? जब आप 25 ट्रिलियन डॉलर छाप सके इतने सालों से, तो 100 बिलियन तो कुछ भी नहीं है उसका, इट्स ओनली अ फ्रैक्शन। लेकिन हमारी सोच में वो नहीं आता। हमारी सोच में, इकोनॉमिक सोच में ये कि कॉर्पोरेट को जितना देंगे वो ग्रोथ है। यही एक कारण है कि आज आप और मैं उस ग्रोथ के मझधार में खड़े हैं। एक तरफ तो उनकी प्रॉस्पेरिटी है और एक तरफ आप जानते हैं कि हमारी इनकम्स जो हैं फ्रोज़न है भाई। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है चर्चा द ट्रुथ में। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत की खेती को और खेती की मजबूरियों को, किसानों की दशा और दिशा को, सरकारों की नीयत पर। देवेंद्र शर्मा जो हैं हमारे विशेषज्ञ, उन्होंने सवाल खड़े किए। ना सिर्फ भारत की बात हो रही है बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो किसानों के साथ हो रहा है, एक सॉफ्ट टारगेट की भी बात कर रहे हैं। मैं लौट के आना चाहूँगी भारत पर। अगर भारत में किसानों की बात होती है तो आम जनता भी समझती है कि ये MSP क्या चीज़ है, और आपने भी कई जगह विभिन्न मंचों से ये दलील पेश की है कि MSP क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये किसानों का हक ही है। तो आप अभी हाल ही में हरियाणा में भी एक लड़ाई देखी हमने किसानों की, सूरजमुखी के जो बीज है उन पर MSP को लेकर, जो उस लड़ाई का नतीजा निकला, क्या वो संतोषजनक रहा? और पूरे देश के स्तर पर अगर मैं देखूँ, ऐसी अगर लड़ाई हो तो इसी तरह के सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट निकल सकते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों को सड़क पर आना पड़ता है। किसानों को अपनी हर मांग के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती है, पानी की बौछारें सहनी पड़ती है और अल्टीमेटली जेल भी जाते हैं। और उनका दोष क्या है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में होना चाहिए या जो सरकार के गवर्नेंस के मॉडल में होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और फिर किसानों के ऊपर ये तंज कसा जाता है कि साहब इनको तो कुछ आता ही नहीं है, हर दूसरे दिन ये सड़कों पे बैठ जाते हैं। कुछ शौक़ से कभी नहीं बैठता कोई। आपको याद होगा जब 1 साल का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी किसान जो थे वो रात भी दिन भी वहीं गुजारते थे सड़कों पर, कोई शौक़ से नहीं बैठता। ये कहा जाता है कि साहब ये अमीर किसानों का प्रदर्शन है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि देश के जितने अमीर लोग हैं मैं उन सबको अपनी जेब से पैसा देने को तैयार हूँ अगर वो एक रात भी गुजार के दिखा दें सड़क पर। तो ये अमीरों के, गरीबों की जो ज़बरदस्ती हम एक जानबूझकर ये डिबेट शुरू करते हैं, वो इसलिए है कि हम अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं रियल इशू से। अब देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंपॉर्टेंस क्यों है। आप इकोनॉमिक मॉडल देखिए, मैं जिसकी शुरुआत से बात करता आ रहा हूँ, इकोनॉमिक डिज़ाइन को समझें। आप पेन लेने गई मार्केट में तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ है। आप अपने घड़ी लेने गए मार्केट में ख़रीदने के लिए तो उसके ऊपर भी प्राइस लगा हुआ है। आपने कोई अपना कपड़ा लिया या मॉल में गए, कुछ भी लिया आपने, उस पर प्राइस लिखा होता है। आपने मोटरसाइकिल लिया, उसके ऊपर भी दाम लिखा हुआ है। आपने कार ली, उसके ऊपर भी दाम लिखा हुआ है। क्या कारण है कि सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस के ऊपर दाम नहीं होता? ये हमें समझना है। ये दुनिया की बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ, सोच थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया ताकि इसको आप एक्सप्लॉइट कर सको, इसको आप रुथलेसली एक्सप्लॉइट कर सको। मैं रुथलेसली इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि पंजाब में कैप्सिकम जो थी, शिमला मिर्च, 1 महीना पहले सड़कों पर फेंकी गई। किसानों को 1 रुपया पर किलो मिला, है ना, एक किलो के निस्बत 1 रुपया मिला। और जब वो कंज्यूमर को बेची गई, रेडी वाला जो हमारे घर के बाहर बेचता था, तो वो 40 रुपये प्रति किलो भी बिकी है। तो इसका मार्जिन देखिए, 3900% का मार्जिन ट्रेड ने कमाया। किसी को आपत्ति नहीं थी। किसान के 2 रुपये आप बढ़ा दीजिए, यहाँ हंगामा हो जाता है कि साहब ये तो महंगाई बढ़ जाएगी, इससे किसानों के पैसा जो है वो ये किसी काम में नहीं जाता, ये लोग शराब पीते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये सब बातें होती हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब आंदोलन हुआ था तो आपको याद होगा जब मैंने पहली बार कहा कि हमें 3 कानून नहीं चाहिए, हमें चौथा कानून चाहिए।
मैंने उसमें कहा था कि हमें MSP को कानूनी अधिकार देना है कि उसके नीचे भारत में खरीद नहीं होगी। मैं गवर्नमेंट की खरीद नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आड़तिया हो, प्राइवेट ट्रेड हो या सरकार के एजेंसीज़ हों, कोई उसके नीचे नहीं खरीदेगा। तो पहले तो किसानों को भी सवाल थे इसमें। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि देखो जी, हम तो 3 कानून वापस करने के लिए आए थे, आपने 4था कानून ऐड कर दिया। तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि भैया समझो, 3 कानून वापस हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, स्टेटस को पे आप वापस आ गए, लेकिन जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें एक गारंटेड इनकम चाहिए। तो वो गारंटेड इनकम कहाँ से आएगी एग्रीकल्चर में? वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आएगी। उसकी लड़ाई बाद में लड़ेंगे कि स्वामीनाथन कमीशन से हो या किसके हो, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए ना, भारत में उस समय मुझे याद है शांता कुमार कमेटी बिठाई थी 2015-16 से पहले, 5-6 के साथ, जब ये नई सरकार बनी है 15-16 के पास। तो शांता कुमार कमेटी ने एक उसमें मैं इसमें पेश हुआ था। तो मैंने जब एक कहा था उनको कि तकरीबन 30% जो प्रोड्यूस है व्हीट और राइस, वो सरकार खरीदती है, और इसका मतलब है कि तकरीबन 30% किसानों को MSP मिलता है। तो मुझे शांता कुमार जी ने एक सवाल पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था, देवेंद्र जी, ये 30% किसानों को फ़ायदा होता है, ये कहाँ का रेफरेंस है आपका? मैंने कहा, मैं इसलिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं रेफरेंस नहीं है, पर मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि अगर छोटे किसान हैं, 30% हम प्रोक्योर करते हैं, तो रफली 30% ही किसानों को फ़ायदा होता होगा। तो उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी जो टीम के मेंबर्स थे, उनसे पूछा, किसी को नहीं पता था। इवेंचुअली उन्होंने कहा कि हम अगली मीटिंग में इसको तय करेंगे। तब ये पता चला कि सिर्फ 6% किसानों को भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, सिर्फ 6%। इसका मतलब जो 94% बच गए, उनको तो मार्केट से नीचे कम मिल रहे थे, डिस्ट्रेस प्राइस मिल रहा था, वो तो घाटे की सौदी कर रहे थे। अगर आप उनको सोचो, उनके इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाए, MSP अगर उनको भी मिल जाए, तो आप देखेंगे कि किसान की जो इनकम है वो तो बढ़ेगी, रूरल इकॉनमी भी बढ़ेगी और नेशनल इकॉनमी बढ़ेगी। तो मुझे नहीं समझ आता कि हमारे लोग, ये इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं समझ पाते। छोटा सी चीज़ है ये, उनके क्यों समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे इकोनॉमिक्स 101 में नहीं लिखा हुआ। अगर इकोनॉमिक्स 101 में लिखा होता तो शायद वो भी वही बात कर लेते। तो कहीं ना कहीं हम अगर बाहर जाके देखें, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स या बियॉन्ड योर ऑफिसेस, तो आपको समझ आता है कि क्या रियलिटीज़ है। तो जो MSP आपने कहा है, वो एक ही समाधान है। मेरा मानना है कि सारी दुनिया के लिए एक ही रास्ता है। और मैंने देखा है, जब प्रोटेस्ट में भी मैं कह रहा था, अभी भी जब मैं बात करता हूँ, तो अमेरिका, यूरोप के किसान मेरे से बात जब करते हैं, तो मुझे वो ये कहते हैं, सर आप, क्योंकि आपके देश में किसान बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये आपके देश ने कर दिया या आपने करवा लिया, तो हम अपनी सरकारों पे भी दबाव डालेंगे कि हमें भी MSP चाहिए, हमें भी गारंटेड इनकम चाहिए। अगर आपको, मेरे को, सुनने वालों को, सबको गारंटेड इनकम अगर मिल सकती है, तो किसान का क्या दोष है कि उसको गारंटेड इनकम ना मिले। अगर किसान 2 रुपये में अपना टमाटर फेंकता है, 1 रुपये में प्याज फेंकता है, तो बताइए क्या हमने कभी सोचा कि उसको भी अपना परिवार चलाना है, उसको भी बच्चे पालने हैं, उसको भी उनको एजुकेशन या हेल्थ के एक्सपेंसेस करने हैं? क्यों हम सोचते हैं कि नहीं, किसान है, इनको तो होता रहेगा ऐसा, एक बार नहीं तो अगली बार ठीक हो जाएगा? ये क्यों है ऐसा? हमें एक पूरा एक पैटर्न चाहिए, और उसमें मेरा मानना है कि गारंटेड इनकम का समय अब आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और इसी मैसेज के साथ आज चर्चा द ट्रुथ यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और गारंटेड इनकम, इस पर क्यों नहीं बहस और भी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। चुनावी वर्ष है, कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत हो रही है। विभिन्न मंच से जो विपक्षी दल हैं वो आवाज़ उठा रहे, सरकार के जो समर्थक हैं वो आवाज़ उठा रहे। ऐसे में कृषि का जो मुद्दा है, भारत की जो किसानी का मुद्दा है, वो भी एक चुनावी मुद्दा अवश्य होना चाहिए। और MSP, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा, जाने माने अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि किसानों को भी, उनके उत्थान के लिए भी MSP सबसे बड़ा हथियार और सबसे पहला हथियार साबित हो सकता है। आज के इस एपिसोड पे बस इतना ही। info@justbroadcasting.com पर फीडबैक देना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी शिकायतों के साथ साथ सुझाव का भी इंतज़ार रहता है। फिर होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।